नमस्कार दोस्तों, सक्षम IQ टेस्ट सीरीज़ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करेंगे टेस्ट। जो टेस्ट होगा आपका इतिहास का होगा, प्राचीन इतिहास का होगा, जिसमें से हम लोग पूरे करेंगे क्वेश्चंस 75 क्वेश्चंस में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके लिए, जिसमें हम इतना डिटेल्स पढ़ेंगे उसके बारे में कि आपका फुल रिवीजन होने वाला है। फुल रिवीजन बोले तो कि एक एक क्वेश्चन के पीछे आपको इतने सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे कि आपको लगेगा कि हम पूरी हिस्ट्री एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हम लोगों का टेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है। एम रफ़ीक मुग़ल मेसोपोटामिया सभ्यता, ये किससे, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। देखिए इसमें मिलाना क्या है ये देखना है। एम रफ़ीक मुग़ल जो है हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। नेक्स्ट है EJ मैके प्रवास। इन्होंने क्या किया, सुमेर से लोगों का प्रवास करवाया। फिर है मोर्टिमर व्हीलर। इन्होंने क्या किया, पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचारों का प्रवास करवाया। फिर है अमलानंद घोष। इन्होंने क्या किया, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता से हुआ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है आपको। देखिए इसका राइट आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बट इसके बारे में जान लेते हैं कि गलत क्यों है। ठीक है, तो ये एम रफ़ीक मुग़ल हैं, इनके बारे में क्या है मत कि जो एम रफ़ीक मुग़ल हैं इन्होंने क्या कहा था। देखिए इसका जो हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया से प्रेरणा ली, ये बात तो गलत है, लेकिन इसका सही क्या है ये है, जो एम रफ़ीक मुग़ल हैं इनका क्या मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है वो रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ था, और उन्होंने उस पुराने मान्यता का खंडन किया कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। इन्होंने इसका खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया से प्रेरणा ली, ना कि इन्होंने ये बताया है, इनका मानना नहीं है, बल्कि इन्होंने इसका खंडन किया है। इसी वजह से ये गलत था और इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची फर्स्ट को प्राचीन स्थल को सूची सेकंड पुरातात्विक खोजों के साथ सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो इसका चयन करें, क्या हो जाएगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या है। एक तरफ दिया है प्राचीन स्थल और एक तरफ दिया है पुरातात्विक खोज, और लोथल है। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, जूता हुआ खेत। फिर कालीबंगन से क्या मिला है, बंदरगाह। धौलावीरा से क्या मिला है, हल्की प्रकृति की पकी मिट्टी से बनी आकृति मिली है। फिर बनावली से क्या मिला है, 10 बड़े आकार की हड़प्पा लिपि और प्रतीकों सहित शिलालेख। तो अब इसमें बताना है कि नीचे दिए गए कोड, इसे मिलान करना है कि कौन किसका सही है, इसका राइट आंसर बताना है। चलिए देख लेते हैं।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसे हम मिला लेते हैं। देखिए जो लोथल है, लोथल में क्या है? लोथल क्या है? बंदरगाह है। लोथल क्या है? बंदरगाह। और जो कालीबंगन है, कालीबंगन क्या है? कालीबंगन से क्या मिला है? जोता हुआ खेत मिला है। फिर धौलावीरा, धौलावीरा से 10 बड़े आकार के हड़प्पा जो है, हड़प्पा लिपि और प्रतीकों से शिलालेख मिला है धौलावीरा से। और बनावली क्या है? बनावली से पकी मिट्टी के बर्तन मिले थे ना। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पहले का हो गया दूसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है अपने कृषि कार्य के कृषि कार्य के लिए जाना जाता है, या फिर मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए जाना जाता है, या फिर अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है, या फिर अपने उद्योगों के लिए जाना जाता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये किस लिए जाना जाता है? इसको बताएंगे कि ये किस लिए जाना जाता है ये। चलिए इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको जाना जाता है अपने कृषि कार्य के लिए भी जाना जाता है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए भी जाना जाता है, और अपने नगर नियोजन के लिए भी ये जाना जाता था, और अपने उद्योगों के लिए जाना जाता है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसमें दिए गए सभी ऑप्शन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित के आगमन का सही अनुक्रम क्या है? कालक्रम क्या है? सोने का सिक्के, पंचमार्क, आहत चांदी के सिक्के, फिर लोहे का हल, फिर शहरी संस्कृति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सबसे पहले क्या आया है? सबसे पहले किस चीज़ की खोज हुई है? तो इसमें सबसे पहले हुई आपकी शहरी संस्कृति की खोज हुई है। शहरी संस्कृति की खोज हुई है, इस पहले नंबर पे आया है। फिर है आपका लोहे का हल, इसकी खोज हुई है। फिर क्या हुआ है? और इसके बाद फिर आपके पंचमार्क आह सिक्के की खोज हुई है। फिर इसके बाद आपके सोने के सिक्के, चौथे नंबर पे सोने के सिक्के की खोज हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अगर जानना चाह रहे हैं तो देखिए, जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पाई सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी, आपने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा है, ठीक है। और इसके बाद जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा, क्या देखा है कि इसी से रिलेटेड है ये भी क्वेश्चंस, ठीक है। जो कि सिंधु घाटी सभ्यता आपने थर्ड क्वेश्चंस पे क्या देखा था? तीसरे क्वेश्चंस में आपने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछ रहा था कि किस लिए जानी जाती है ना ये। और इसके बाद हमने इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन फिर आ गया आपका कि जो इसका कालक्रम बताना है। तो देखिए इसमें भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपके क्या मिले थे? देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, और यहाँ पे लगभग 1000 ईसा पूर्व में वैदिक काल में लोहे का ज्ञान हुआ था इस पे। फिर है इस पे भारत में सबसे पहले सिक्का
जो इसके मुद्रा थे इसके रूप में 6ठी शताब्दी से पूर्व में प्रचलित हुए थे। इसके जो सिक्के थे वो 6ठी शताब्दी से पूर्व में प्रचलित हुए। इसके बाद फिर पंच चिन्हित सिक्के, जिन्हें आहत सिक्के कहते हैं, तो भारत के प्रारंभिक सिक्कों का एक प्रकार है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या मिला, भारत में पहले सोने के सिक्के फिर इंडो यवन शासकों शताब्दी ईसा पूर्व में जारी किए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर अपनी उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन है? जहां बांधों की एक श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंधित जलाशयों को शहरों के माध्यम से पानी दिया गया था। तो कौन है ये? राखीगढ़ी, कालीबंगन, रोपड़, धौलावीरा। तो ये किसके बारे में बता रहा है कि जहां बांधों की एक श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंधित जलाशयों को नहरों के माध्यम से पानी दिया जाता था। तो ये कहाँ पे है? ये राखीगढ़ी में है, कालीबंगन में, या फिर रोपड़, या फिर धौलावीरा में। तो ये आपके धौलावीरा की बात कर रहे हैं कि जो धौलावीरा नामक प्रमुख ये स्थल जो है ये हड़प्पाई स्थल है, जो गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित होता है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देखिए ये जो शहर था धौलावीरा, ये एक नियोजित शहर था। इस यहाँ पे शहर नियोजन था, नियोजित शहर था ये। यहाँ पे जो भी बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग शहर क्षेत्र बनाए गए थे, आवासीय क्षेत्रों का विकास हुआ था, विभिन्न व्यावसायिक और गतिविधियों का वर्गीकृत समाज के आधार पर किया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए यह जो है प्राचीन शहर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। ये जो धौलावीरा शहर है, जहाँ बांधों की एक श्रृंखला बनाई गई थी और पानी को नहरों के माध्यम से संबंधित जलाशयों में भेजा गया था, और यहाँ जल संचयन प्रणाली और जल निकासी प्रणाली के साथ साथ वास्तुशिल्प और तकनीकी के रूप में विकसित सुविधाएं देखी जा सकती थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से हमें महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों के बारे में पता चलता है? तो कहाँ से मिलता है? बौद्ध ग्रंथ से, जैन धर्म के ग्रंथ से, वेदों से, इनमें से कोई नहीं। तो इस महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों के बारे में कहाँ से पता चलता है? ये आपके बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखिए जो पुराणों में, बौद्ध ग्रंथों में महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या बताई जाती है वो 8 बताई जाती है। इस वंश जहाँ महापद्मनंद है, इस वंश का जो है अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन हुआ करता था, और भद्रसाल उसका सेनापति था। घनानंद था उसका अंतिम शासक और उसका सेनापति भद्रसाल था। यूनानी लेखकों ने उसे अग्रमीज भी कहा था। यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज भी कहा था। तो इसमें से देखिए आप इसके बारे में बताइए, जो जानकारी है आपको कैसी लगी? जो हम क्वेश्चंस के बाद जो इसका डिटेल्स बताते हैं, जो इसके बारे में आपको इसके फैक्ट्स बताते हैं, कैसी जानकारी लगती है आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देखिए जैसे हमने इसमें बताया आपको महापद्मनंद के उत्तराधिकारी में, इस उत्तराधिकारियों के बारे में किस में से पता चलता है, किस ग्रंथ से पता चलता है। तो इसके पीछे आपने क्वेश्चंस का आंसर तो जान लिया कि बौद्ध धर्म ग्रंथ से पता चलता है, लेकिन हमने इसके बारे में देखिए डिटेल्स बताया कि इसके कितने उत्तराधिकारी थे? 8 थे, और इसका अंतिम उत्तराधिकारी कौन था? घनानंद था, और इसका सेनापति क्या था? भद्रसाल था। ठीक है,
देखिए इतने इतने क्वेश्चंस आपको एक क्वेश्चंस के पीछे मिल गए। और जो यूनानी लेखक है इन्होंने क्या कहा था इसे, जो घनानंद था, घनानंद को क्या कहा था, अग्रमीज कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनें। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो दूसरे में इसकी सूची है गोपद, सतपथ, ऐत्रेय, पंचविश। तो इससे क्या करना है, इसके कोड को बताना है कि कौन किसका कोड हो जाएगा। तो चलिए इसका कोड बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो ऋग्वेद होता था, ऋग्वेद को क्या कहते थे, सतपथ कहते थे क्या, ऐत्रेय कहते थे ना। ऋग्वेद में ऋग्वेद को क्या कहते थे, ऐत्रेय कहते थे। इसके जो उपवेद होते थे इन्हें कहते थे ना, ऋग्वेद का ऐत्रेय। ऑप्शन नंबर सी का पहले ए का तीसरा हो जाएगा। सामवेद को क्या कहते हैं, पंचविश कहते थे, सामवेद को पंचविश कहते थे। इसके बाद अथर्ववेद को क्या कहते हैं, अथर्ववेद को गोपद, अथर्ववेद को गोपद। यजुर्वेद को क्या कहते हैं, सतपथ। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा और तीसरे का पहला, चौथे का दूसरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए देखिए इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जो सबसे प्राचीन वेद है इसे क्या कहेंगे आप, ऋग्वेद कहते हैं, सबको पता है। और ऋग्वेद जो है ये व्यास द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है, जो कि आपके वेदों में सबसे श्रेष्ठ वेद माना जाता है ऋग्वेद, ठीक है। और यह देवताओं की प्रस्तुति में भजनों का एक बड़ा संग्रह है जो विभिन्न अनुष्ठानों में गाए जाते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि जो भी आपका कोई भी कार्य, शुभ कार्य होता है तो उसमें आपके मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। तो ये सारे मंत्रों का जो अभिलेख है ये ऋग्वेद है, क्योंकि इसमें जो है देखिए इसमें सूक्त कितने हैं, इसमें 1028 भजन या सूक्त हैं, या और इसमें मंडल 10 पुस्तकों का संग्रह है। इसमें मंडल नामक 10 पुस्तकों का इसमें संग्रह है ऋग्वेद में आपके। और इस तरह देख लेते हैं सामवेद के बारे में क्या विशेषताएं हैं। इसमें धुनों और मंत्रों का संग्रह है। इसमें एक लयबद्ध तरीके से मंत्रों को बताया गया है, जिससे कि आप कह सकते हैं इस टाइम पे गान, जैसे कोई भी गाना होता है आप उसको किस तरीके से, किस लय धुन से गा सकते हैं ना, इसके बारे में सामवेद में बताया गया है। और सामवेद का काल जो है ये 1200 से 800 ईसा पूर्व का है। इस प्रकार सामवेद का जो प्रमुख विषय है ये कौन सा है, पूजा, भक्ति, उपासना, ये सब माना जाता है। इसी में संगीत कला का भी बहुत अच्छा आपको प्रचार प्रसार मिल जाएगा। बहुत ही ये ज़्यादातर संगीत के लिए प्रसिद्ध है सामवेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा यजुर्वेद के बारे में जानेंगे। तो यजुर्वेद के बारे में जान लेते हैं कि यजुर्वेद का अर्थ क्या होता है, उपासना या ज्ञान होता है। और जो सामवेद के अनुरूप इसमें मंत्रों का जो संग्रह है, जैसे कोई भी मंत्र है जो सामवेद में है उससे ही मिलता जुलता या उससे से निकाला हुआ इसमें जो यजुर्वेद है इनमें जो मंत्रों की संख्या है या मंत्रों का जो भी संग्रह है ये सामवेद से मिलता जुलता होगा। और यजुर्वेद में 2 ग्रंथ हैं, कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद हैं। ये मंत्र जो हैं पुजारी द्वारा उस व्यक्ति के साथ पेश किए जाते थे जो अनुष्ठान करता था, ज़्यादातर मामलों में यज्ञ जैसे होते थे ऐसे मामलों में। और अथर्ववेद को जान लेते हैं। अथर्ववेद में क्या जानकारी है। जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में चिकित्सा का सबसे पुराना साहित्य मिलता है कि ये चिकित्सा के लिए ज़्यादा जाना जाता है।
और इसमें भारतीय चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद की उत्पत्ति भी माना जाता है अथर्ववेद से। इसका समय जो था वो 1000 से 800 ईसा पूर्व के आसपास था। और जो यजुर्वेद था, यजुर्वेद का भी 1100 से 800 के आसपास देखा गया है। ईस्वी है ये, ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8 और बहुत डिटेल्स हो जाएगा, तो इस तरह में बहुत टाइम लग जाएगा हमें एक टेस्ट सॉल्व करने में। तो चलिए देख लेते हैं। फ़िलहाल जितना हमसे हो सकेगा हम डिटेल्स इसके बारे में बताएंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानने का मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आपका तैयार हो सके। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी 8 नंबर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें और दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। सूची फर्स्ट है वैदिक नदियां हैं और दूसरा है आधुनिक नाम। पहले क्या नाम होता था और अब क्या नाम है? वैदिक नदियां जैसे वितस्ता का पहले क्या नाम होता था और अब क्या नाम है? और इसके बाद क्या है? परुष्णी है, विपाशा है, और सह्याद्री। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का मिला देते हैं। अच्छा, आप चलिए इसी में हम लोग मिला देते हैं। जैसे हमने 7 क्वेश्चन को मिला दिया, इसमें इसको भी मिला दें। जो वितस्ता है, वितस्ता किसे कहते थे? वितस्ता आपकी सतलज नदी होती थी। वितस्ता क्या थी? सतलज नदी होती थी। वितस्ता को आज के टाइम पे सतलज नदी कहते हैं। और जो परुष्णी है, परुष्णी को क्या कहेंगे? रावी नदी कहेंगे। इसके बाद है विपाशा। विपाशा क्या होती थी? झेलम। विपाशा को झेलम कहते थे। सुतुद्री को ब्यास। तो वितस्ता को क्या कहेंगे? सतलज। परुष्णी को रावी, विपाशा झेलम और सतुद्री ब्यास। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देखिए इसमें जो ऋग्वेद काल का इतिहास है, इसी में ये नदियों के बारे में जानकारी मिलती है। ये सभी नदियाँ जो हैं ऋग्वेद में दी गई हैं। ऋग्वेद में इनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद की नदी जो है, नदी सूक्त में 19 नदियों का वर्णन है। कुछ अन्य स्रोतों से भी मिली हैं, जो टोटल मिला के 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें पश्चिम में कुंभा और पूर्व में गंगा है। पश्चिम में क्या है? कुंभा और पूर्व में गंगा है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियाँ क्रमु, कुभा, गोमती और सुवास्तु का भी उल्लेख मिलता है। अफगानिस्तान की 4 नदियाँ हैं ये, क्रमु, कुभा और गोमती और सुवास्तु। ठीक है। और देखिए जो ऋग्वेद में सप्त सैंधव क्षेत्र की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियाँ कौन कौन सी हैं? ये सप्त सैंधव नदियाँ हैं जो आपके इसमें दिया गया है, जिनके बारे में पूछा गया है, मिलाया गया है। ये सारी नदियाँ ये हैं कहाँ की? सैंधव क्षेत्र की ये नदियाँ हैं। इनको क्या कहेंगे? सप्तसती। और ये हैं कितनी? ये 7 नदियाँ हैं, इसीलिए इनको सप्तसती कहते हैं। तो देख लेते कौन कौन सी हैं। सरस्वती, विपाशा, परुष्णी, वितस्ता, सिंधु, सतुद्री और अश्विनी। इसमें से कौन सी इसमें नहीं दी गई हैं? जो अश्विनी नहीं है और सिंधु नहीं है। और कौन सी नहीं है इसमें? वितस्ता भी नहीं है। वितस्ता और अश्विनी और सिंधु, ये 3 नदियाँ नहीं हैं। और जिसमें से 4 नदियाँ आपकी हैं, वितस्ता, ब्यास, वितस्ता और परुष्णी और विपाशा और सतुद्री। ये टोटल 7 नदियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करें और नीचे दिए गए कोड का चयन करें। व्रीहि और मुग्धा, ज्ञान, इच्छू। और सेकंड नंबर पे है गन्ना, चावल, मूंग, जौ। किसे क्या कहते हैं, ये चीज़ है इसमें, इसका मिलान करना है। तो 9 नंबर में बता दें। व्रीहि किसे कहते थे? चावल को कहते थे। मिला देते हैं। व्रीहि चावल होता था। और मुग्धा क्या होता था? मूंग होती थी।
या क्या होता था, जौ को कहते थे, या जौ को कहते थे ना। और इच्छू क्या होता था, ईख या गन्ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले का दूसरा। तो पहले का दूसरा तो एक ही ऑप्शन, एक ही बार में मिल जाएगा, पहले का दूसरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, सही है, और तीसरे का चौथा, और पांचवे का पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋग्वेद काल में आर्यों की संस्कृति और सिंधु सभ्यता के लोगों की संस्कृति के बीच में अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, बताना है आपको। ऋग्वेद के काल आर्य लोग कवच और टोपी या हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच उनके उपयोग का कोई सबूत नहीं है। फिर देख लेते हैं। दूसरा है, ऋग्वेद काल में आर्यों को सोना, चांदी और तांबे का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल तांबे और लोहे का ज्ञान था। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी देवता इंद्र थे, जबकि इस बात के प्रमाण हैं कि सिंधु घाटी के लोग मातृदेवी पशुपति शिव की पूजा करते थे। फोर्थ है, ऋग्वेद काल के आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस जानवर को जानते थे। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें कि इसमें जो है कौन कौन से सही दिए गए हैं, कौन कौन से गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जो ऋग्वैदिक काल के आर्य लोग कवच और टोपी, हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो थे, इनके बीच इनका कोई सबूत नहीं मिलता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। और दूसरा जो है, देखिए इसमें जो सोना चांदी के बारे में बताया गया है, तो ऋग्वेद काल में जो आर्यों को सोना, चांदी और तांबे का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी को केवल तांबे और लोहे का ज्ञान था। केवल तांबे और कांसे का ज्ञान था, लोहे का नहीं था इसमें। देखिए पकड़िए इसको, जो ये लोहा इसमें दिया है, इसमें लोहे का नहीं था, इनको तांबे का भी था और कांसे का ज्ञान था, कांसा। जो कांसा होता है, इनको कांसे का ज्ञान था, लोहे और कांसे का ज्ञान था। इसमें लोहा जो दिया है, इसी वजह से ये हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। इसमें तांबा और कांसा था। फिर ऋग्वेद के आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी देवता इंद्र थे, जबकि इस बात के प्रमाण है कि सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी पशुपति शिव की पूजा करते थे। ये बात भी एकदम सत्य है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल के आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया, हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस जानवर को जानते थे। तो इसके बारे में आप कितना जानेंगे। तो ये भी आपका गलत है। देखिए, इसमें जो घोड़े को पालतू बनाया था, जिसकी सहायता से भी युद्ध जीतते थे, ऋग्वैदिक काल के आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया, जिसकी सहायता से वे युद्ध जीतते थे। वो युद्ध के लिए जानते थे इसको। और इसके बारे में जो कही गई है बात कि वे सिंधु घाटी के लोग इस जानवर को जानते थे,
और क्या जानते नहीं थे। तो इन्होंने घोड़े का प्रयोग युद्ध जीतने के लिए किया है, तो ये तो गलत है ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित था? मल्ल, गांधार, कौशल, मगध। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताएंगे। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा और चौथा, केवल तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, चौथा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मल्ल। इसमें बुद्ध के जीवन से जो संबंधित थे कौन कौन से थे? इसमें मल्ल थे, कौशल और मगध। गांधार का कोई उल्लेख नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो पहला सही है, तीसरा और चौथा ये सही है, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। जिसमें से देखिए, जो गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए जो मगध, मल्ल और कौशल ये गए थे, जबकि गंधार का कोई उल्लेख ही नहीं है। अच्छा, गौतम बुद्ध के बारे में ये चीज़ आपको पता है कि जो मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे थे, जहाँ वे चंदू नामक लोहार की आम वाटिका में ठहरे हुए थे, और वहीं पे से क्या हुआ, फिर वह पावा से कुशीनारा गए और यहीं पर उन्होंने सुभद्रा को अपनी अंतिम उपदेश दिया। और कुशीनारा पे ही इन्होंने कितने वर्ष की आयु में शरीर त्याग किया था? 80 वर्ष की आयु में इन्होंने शरीर को त्याग कर दिया था, जिसे क्या कहेंगे? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित पर विचार करें। बुद्ध का दैवीकरण, बोधिसत्व के मार्ग पर चलना, मूर्ति पूजन एवं अनुष्ठान, उपरोक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध धर्म की हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 केवल एक, दो, केवल दो, तीन, केवल एक, दो, तीन। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें जो है पहला, दूसरा, तीसरा ये सभी सत्य हैं। जो निम्नलिखित विचार करें कौन कौन से? बौद्ध का दैवीकरण, बोधिसत्व के मार्ग पर चलना, मूर्ति पूजा एवं अनुष्ठान, तो ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 13। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे जुड़े 4 स्थानों का उल्लेख नीचे दिए गए हैं। इन्हें 2 कॉलम फर्स्ट और सेकंड में लिखा गया है। इनमें से कौन सा ही उत्तर है चुनना है। कॉलम फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है। जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? जो बुद्ध का जन्म हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? इससे सस्ता कोई सवाल नहीं है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था ना। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में। मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनारा में। तो इनका राइट आंसर बताएंगे, इसमें क्रम कौन सा हो जाएगा? पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला, चौथे का चौथा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 14।
प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरण नामक एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसमें वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के दौरान भिक्षुओं को अपने अपराध स्वीकार करने का अवसर दिया जाता था। फिर होता था, यह बौद्ध संप्रदाय में किए गए व्यक्ति को प्रवेश देने का समारोह था। इनमें उनका सिर मुंडवाया जाता था और उन्हें पीले कपड़े धारण करने पड़ते थे। फिर आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीने की तैयारी के लिए निषिद्ध आवास का चयन करते थे। फिर है संघ परिनायक या धर्म या विनय विषयों पर एक वक्ता को चुनने का अवसर मिला। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें जो समारोह आयोजित किया जाता था, इसमें वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के दौरान भिक्षुओं को अपने अपराध स्वीकार करने का अवसर दिया जाता था और इस टाइम पे जो धार्मिक प्रचार प्रसार का कार्य स्थगित कर दिया जाता था। वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर जब उपदेश कार्य जो है वो पुनः प्रारंभ होता तो बौद्ध भिक्षु पौरण नामक समारोह का आयोजन करते थे। ठीक है, जब वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर जब यह उपदेश कार्य पुनः प्रारंभ होता तभी ये बौद्ध जो भिक्षु होते थे पौरण नामक समारोह का आयोजन करते थे, जिसमें पिछले सत्र में किए गए कार्यों को ध्यान में रखकर भविष्य की कार्य योजनाएं बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? लोथल प्राचीन डाक यार्ड क्षेत्र, अमरावती सातवाहन की राजधानी, और क्या है राजगीर अशोक की सिंह राजधानी, नालंदा बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। पहला दूसरा चौथा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, लोथल जो प्राचीन डाक यार्ड क्षेत्र लोथल में था, ये बात सत्य है, और अमरावती सातवाहन की राजधानी थी, ये भी सत्य है। जो राजगीर अशोक की सिंह राजधानी है, ये बात गलत है। राजगीर के बारे में क्या है देखिए, जो अशोक की सिंह राजधानी राजगीर में नहीं बल्कि कहाँ पे स्थित है? सारनाथ में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, नालंदा बौद्ध शिक्षा का महाकेंद्र, ये सबको पता होता है, तो ये तो गलत है और बाकी के सब सही। तो इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा पहला दूसरा चौथा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान है? तप और भोग की अधिकता से बचना, वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, अनुष्ठानों के फलदायी होने का निषेध, जीव हिंसा का निषेध या अहिंसा। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला और दूसरा, पहला तीसरा चौथा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तप और भोग की अधिकता से बचना। क्या निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान था? तो क्या था इसमें? जो तप
आत्म संयम और भोग विलास की अधिकता से बचना और मध्यम मार्ग का पालन केवल बौद्ध धर्म में किया जाता था, जैन धर्म में नहीं किया जाता था। इस वजह से ये गलत है। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों वेदों में प्रामाणिकता की प्रति अनास्था थी, ये भी सत्य है। अनुष्ठानों के फलदायी होने के निषेध, ये भी दोनों में है। जीव हिंसा या निषेध अहिंसा जो है ये सब में है, दोनों में है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 17। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में बौद्ध धर्म के पतन का कारण क्या था? इसकी शुरुआत क्यों हुई? उस समय तक बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता था। वे वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। और फिर है नेक्स्ट, अंतिम गुप्त राजा के समय तक मध्य एशिया की आक्रमणकारी राजनीतियों ने हिंदू धर्म अपनाया और बौद्धों पर अत्याचार किया। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का घोर विरोध किया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक और तीन, केवल एक और केवल एक, फिर है केवल एक, दो, तीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसमें देखिए, उस समय तक बौद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता था और वे वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे, ये बात सत्य है। इसके बाद अंतिम गुप्त राजा के समय तक मध्य एशिया की आक्रमणकारी जनजातियों ने हिंदू धर्म अपनाया और बौद्धों पर अत्याचार किया, ये बात सत्य है। गुप्त साम्राज्य की समाप्ति के बाद बौद्ध का पतन हुआ है, ये गलत है। इसके बाद है गुप्त वंश राजाओं ने बौद्ध धर्म का घोर विरोध किया, क्या ये बात सत्य है? ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है और इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 18। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनें। पार्श्वनाथ, आदित्यनाथ, महावीर और शांतिनाथ प्रतीक चिन्ह किनके कौन से हैं? पार्श्वनाथ का जो है प्रतीक चिन्ह क्या था? पार्श्वनाथ का। और आदित्यनाथ का क्या था? महावीर का क्या था? इन सब का बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीन क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो पार्श्वनाथ का था वो था आपका सर्प। इसके बाद किसका था? आदित्यनाथ का वृषभ था। और जो महावीर का क्या था? सिंह था। महावीर का सिंह था। शांतिनाथ का क्या था? हिरण था। पार्श्वनाथ का सर्प था, आदिनाथ का वृषभ था, महावीर का सिंह था और शांतिनाथ का हिरण था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 19। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? अनेकांतवाद, अणुवृत्त, शून्यवाद। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन नंबर है 19। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक, केवल दो, नहीं सॉरी, केवल दो, एक और दो, दो और तीन, एक और तीन। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो अनेकांतवाद है, अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद तथा अनुव्रत का संबंध जो है जैन धर्म से है। इसका संबंध किससे है? जैन धर्म से संबंधित है। इसके बाद क्या है? महावीर स्वामी ने जीववादियों और नास्तिकों से पृथक विचारों को छोड़कर मध्यम वर्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा जाता है। अनेकांतवाद, साधवाद, ठीक है।
और स्याद्वाद को सप्तभंगीनय भी कहा जाता है। ठीक है, सप्तभंगीनय। अणुव्रत, जैन धर्म में जो गृहस्थों के लिए 5 महाव्रतों को अणुव्रत के रूप में प्रचलित किया गया है, क्योंकि संसार में रहकर इन महाव्रतों का पूर्ण रूप से पालन असंभव नहीं है, इसलिए इन अणुव्रतों का पालन आंशिक रूप से किया जा सकता है। तो ये अणुव्रत भी हो गया। और क्या हुआ, शून्यवाद। तो शून्यवाद के बारे में कोई जानकारी नहीं है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पहला और दूसरा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 20। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कथन है 1, श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 भाग हैं। कथन 2 है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन भागों को वल्लभी में आयोजित एक धार्मिक सभा में संकलित किया गया था। पहला कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 1 गलत लेकिन कथन 2 सही है। कथन 1 और कथन दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है लेकिन कथन दूसरा गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में क्या है, देखिए, श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 भाग हैं। फिर है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन भागों को वल्लभी के कार्यों से श्वेतांबर इस भागों को वल्लभी में आयोजित एक धार्मिक सभा में संकलित किया गया था। ये दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन और कारण दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आज हमने किया 20 क्वेश्चंस, लेकिन आपको पता होगा कि इन 20 क्वेश्चंस में हमने 50 क्वेश्चन से कम नहीं पढ़ा है, क्योंकि इसका डिटेल्स हमने बहुत ही विस्तार से किया है। और आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।